देखिए, सच्चाई तो सुननी चाहिए। तो मैंने सच्चाई बयां की है कि जो इस बजट में है उन्होंने कहा, और जो ग्राउंड रियलिटी है मैंने उसको पेश किया। तो नेचुरली कुछ लोगों को ऐतराज होगा कि सच्चाई लोगों में नहीं जानी चाहिए। तो मैंने तो बजट में यही कहा, और आप भी, मुझे लगता है कि कई वर्षों से बजट को आप कवर कर रहे हैं। तो क्या हर समय जब बजट की चर्चा होती थी तो क्या उसकी शुरुआत ऐसे नहीं होती थी कि मेरी सरकार में इतने किलिंग्स हुई है और आपकी सरकार में इतनी हुई थी और मेरी में इतनी कम हुई है? आज उस बजट में कोई जिक्र है? तो कम से कम जो पूरा मन की बात जम्मू कश्मीर के हम करते हैं, तो वो पूरा मन की शुरुआत है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों से शुरू की है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने शुरुआत की है, और जिसकी वजह से आज हमें ये चर्चा करने की जरूरत जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं पड़ती, क्योंकि आज पूरा मन है जम्मू कश्मीर के अंदर। इलेक्शन से पहले पूरी काउंटिंग थी, इलेक्शन के बाद कैलकुलेशन भूल गए कि कितने हैं, ऊपर नीचे चला गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 69% जो पॉपुलेशन है बिलो 35 लोगों की है, और उसका ना रोजगार कैसे देंगे, 5 लाख नौकरियां कैसे देंगे आप डेली वेजर्स को, पीडीडी के, पीएचई के, फॉरेस्ट के, कुक को, और आपके नेशनल यूथ काफ्स को किस तरीके से आप रेगुलराइज करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। और बाकी डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर हैं उसको कैसे करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ी निराशा है इस बजट को लेकर। फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसमें 99% जो मोदी सरकार की स्कीमों का जिक्र है, इसलिए पीपल फ्रेंडली है। देखिए, इस बारे में मेरा आज क्वेश्चन भी था कि गुरेज में ऑर्बिट डेस्टिनेशन जो है गुरेज को दिया गया है पूरे मुल्क के अंदर, पहला गोल्ड में पहला प्राइज दिया गया लास्ट ईयर। अब टूरिस्ट तो पिछले बार 1 लाख लोग आ गए, और इस बार मुझे उम्मीद है कि 1.5 लाख से आगे तजावुज कर जाएगा। अब टूरिस्ट को लाने की इतनी ज़रूरत नहीं जितना एनवायरनमेंट बचाने की ज़रूरत है, और एनवायरनमेंट बचाने के लिए किसी ऑफिसर को देख रेख करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हमारा पॉल्यूशन हो रहा है दरियाई किशनगंगा में या बाकी जगहों पे। तो उसके लिए मैंने गुजारिश की है गवर्नमेंट से कि आप एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाइए, और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो देख रेख करेगी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने का। जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक आप बजट की बात कर रहे हो, बजट एक अच्छा बजट है। आहिस्ता आहिस्ता ये पहला बजट था, हमने इसमें जो वादे किए थे उसमें AY वालों को हमने 200 यूनिट फ्री रखे दे दिए, और 10 किलो राशन उनको। और मुझे उम्मीद है आगे आते आते BPL तक ये बात पहुंचेगी, और उनको भी जो हमने वो जो वादे किए थे उसमें हम पूरे उतरेंगे। अब देख लीजिए पूरे मुल्क में, आप बम्बई में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल हमसे ज़्यादा महंगा बेचते हैं वो। यहाँ पेट्रोल और डीजल बाकी रियासतों से कम में बेचा जाता है। तो इसमें अगर हमारे पास टैक्स लगाने के लिए या तो डायरेक्ट टैक्स लगाने थे, लोगों की अशाई खुर्दनी पे टैक्स लगाने थे, जिससे हमें, आपको तो अप्रिसिएशन करना चाहिए कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, सिवाय पेट्रोल में 1 रुपया और डीजल में 2 रुपया जो है वो सेस लगाया है। तो अगर बाकी चीज़ों पे लगाते तो वो डायरेक्ट लोगों पे, मतलब अशाई खुर्दनी पे लगाना पड़ता, कपड़े लते पे लगाना पड़ता। तो उसको छोड़ के हमने उस चीज़ पे, जिससे डायरेक्ट हमारा जो आम आदमी, गरीब आदमी, वो इफेक्ट नहीं होगा। जो ये बजट है, 10 साल के बाद ये बजट जो है जम्मू कश्मीर में आया है। पहले 3 साल तो PDP BJP की सरकार में आया था, लेकिन वो अवाम दोस्त बजट नहीं था। और उसके बाद 7 साल जो गवर्नर रूल रहा उसमें बजट यहाँ नहीं आया। जम्मू कश्मीर की प्लानिंग जो है वो बाहर जाके होती रही, और उन लोगों ने जम्मू कश्मीर की प्लानिंग की जिन लोगों को ग्राउंड का पता ही नहीं है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इस बजट में जो लोगों से उन्होंने वादे किए थे, मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन देखना ये है कि नीयत क्या है, काम करने की नीयत क्या है उनकी। उन्होंने जो बजट में जो चीज़ें लाई हैं, और पहली बार हुआ है कि एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मीटिंग की, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स और वहाँ के MLAs जो थे उनको वहाँ पे बुलाया और उनके साथ डिस्कस की, उनसे फीडबैक लिया कहाँ कहाँ क्या काम है। उन्होंने कोई पार्टी नहीं देखी, जिसमें PDP BJP कांग्रेस नेशनल कांग्रेस तमाम MLAs से उन्होंने डिटेल ले ली कि आप ग्राउंड का हमें बजट दीजिए, ग्राउंड की मुश्किलात बताइए, कहाँ पे काम की ज़रूरत है, कहाँ पे मुश्किलात हैं, ताकि हम उस चीज़ को जो है वो रेक्टिफाई कर सकें और वहाँ पे दूर कर सकें। मैं ये समझता हूँ ये जो बजट है, जिसमें बिजली की बात हुई, पानी की बात हुई, सड़कों की बात हुई, बसों की बात हुई, नौजवानों की बात हुई, इसमें बहुत, इस बजट के बहुत मायने हैं और बड़ी सिंसेरिटी से उन्होंने किया है। लेकिन अभी भी 4 महीने की सरकार में हम वो चीज़ नहीं कर सकते। ऊपर से ये UT है, आप जानते हैं, और बड़ी ही मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा विपक्ष है वो भी एक ऑनरेबल मेंबर हैं, वो भी, उनको भी लोगों की बात करनी चाहिए। लेकिन वो, मैं जब भी कहीं बैठता हूँ और सुनता हूँ तो वो अपनी जगह कहते हैं देखसा किया करेंगे। तो उनका एक कोशिश है कि इस हुकूमत को काम ना करने दिया जाए, लेकिन उनकी ये गलतफहमी जो है वो जल्दी दूर हो जाएगी। और
जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बजट से और आने वाले दिनों में रिलीफ जो है जरूर मिलेगा। मैंने बहुत से मुद्दे जो हैं और बहुत सी जो परेशानियां हैं, अगर हमारी आप सड़कों की हालत देखोगे तो अगर कोई बीमार आदमी उन सड़क पे चले तो वो आधे रास्ते हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचेगा। सड़कों का मुद्दा उठाया, रास्तों का उठाया, हमने जो नीड बेसिस पे हमारे बच्चे लगे हैं, एनवाईसी में लगे हैं, डेली वेजर्स लगे हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं, उनके लिए हमने मुद्दा उठाया यहाँ पे कि भाई उनकी जो है मुश्किलात हल होनी चाहिए, उनकी परेशानियाँ दूर होनी चाहिए। और हॉस्पिटल के खास करके मैं कहूँ, आप देखिए जो ये हमारा रेफरल है जिसके लिए मैंने आज भी हाउस में उठाया, हमारे वहाँ पे रेफरल जो है ना श्रीनगर का होता है ना जम्मू का रेफरल होता है। बॉर्डर एरिया है, लास्ट पॉइंट है, इसके आगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे पाकिस्तान है। तो वहाँ से जो रेफरल है, हमने उनको कहा कि डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, अगर उसको जम्मू हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है उसको जम्मू में रेफर होना चाहिए, उसको कश्मीर अगर रिक्वायरमेंट है वो कश्मीर हॉस्पिटल में होना चाहिए। पिछले 10 सालों में हो ये रहा है, जो मेडिकल कॉलेज जिसके लिए हमने लड़ा, ठाकुर रशपाल सिंह जी एमएलए थे उस वक्त और शबीर खान साहब रजौरी से एमएलए थे, मैं था, हमने वॉकआउट किया उस वक्त और ये मेडिकल कॉलेज उन मुश्किलात में लेके आए। और आज हालात ये, उस कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है और पुंछ से लोग रेफर करके वहाँ भेज दिए जाते हैं और तब तक वेट किया जाता है जब तक वो दुनिया से ना चला जाए और उसके बाद वापस उसकी डेड बॉडी को घर भेजा जाता है। उसके लिए बात की गई और ऑनरेबल मिनिस्टर ने एश्योर किया है कि जल्द से जल्द जो है ग्राउंड पे तब्दीली जो है वो आए। होस्टिंग के ऊपर आज जो है राजीव कुमार जी का एक सवाल था अरनिया और विश्वनाथ टाउन की ब्यूटिफिकेशन और सैनिटेशन को लेकर, तो उसके साथ ही मैंने सप्लीमेंट्री ऑनरेबल स्पीकर साहब से बोला था कि हाउसिंग बोर्ड मेरी बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो मैं उसके ऊपर एक सप्लीमेंट्री देना चाहता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कह लीजिए कि स्पीकर साहब टोटली बाइस्ड काम कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और अगले एक्यू के लिए आवाज लगाई। मैंने फिर भी स्पीकर साहब की तरफ ध्यान दिया कि स्पीकर साहब कम से कम जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, और खास करके जब ये विभाग चीफ मिनिस्टर के पास है और चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं और चीफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट डिस्कस होना चाहिए, स्पीकर साहब ने पूरी तरह से इग्नोर किया। लेकिन मुझे इतना पता है कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जब से एक्सिस्टेंस में आया है, आज तीसरी चौथी पीढ़ी जो है उन प्लाटों पे घर और दुकानें बनाकर बैठी है। जो भी सिलसिला वहां पे है हाउसिंग की मर्जी से हुआ है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने अपना कब्जा आज तक नहीं छोड़ा है। भाई जब आपने कॉलोनी बनाई, लोगों को प्लॉट अलॉट कर दिए, लोगों ने आपके कहे अनुसार, आपकी जो नक्शा पास किए अनुसार वहां पे घर बनाए हैं, कईयों ने दुकानें बनाई हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल आपकी परमिशन के साथ बना है, फिर आप उसके मालिक अब तक क्यों बन के बैठे हो? एक ईंट भी किसी ने लगानी होती है वो हाउसिंग से परमिशन लानी पड़ती है। दादे ने अपने बेटे के नाम पे, पोते के नाम पे प्रॉपर्टी करनी है, लेकिन हाउसिंग वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। टोटली वहां पे करप्शन का डन चल रहा है। मैंने स्पीकर साहब से कहा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब को पता है कि ये मेरा विभाग है, मुझे सफाई देनी पड़ेगी कि वहां क्या कुछ हो रहा है। अगर इन्होंने हाउस में इस बात को नहीं उठाने दिया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और हाउसिंग बोर्ड जो जबरदस्ती हमारी प्रॉपर्टियों के ऊपर दादा बन के बैठा है, कब्जा करके बैठा है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर व्यक्ति को उसका फ्री होल्ड राइट लेकर ही सफर करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव माफिया है, जो चाहता ही नहीं है कि उनका कब्जा जो है उस प्रॉपर्टी से हटे, जो पिछले 65, 60, 70, 75 वर्षों से ये लोगों को दे चुके हैं, जिससे लोगों से पैसे ले चुके हैं। अब इनका कोई हक उस प्रॉपर्टी में नहीं बनता है। हाँ ठीक है, हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, जब आपने ऑक्शन करके लोगों को प्लॉट दे दिए, लोगों से पैसे ले लिए, लोगों ने आपके बताए हुए नक्शे के अनुसार घर बना लिए, दुकानें बना ली, अब आप क्यों उसमें काबिज होकर बैठे हैं? हम चाहते हैं कि फ्री होल्ड राइट जो है कमर्शियल का भी और रेजिडेंशियल का भी, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कोई डेवलपमेंट चार्जेस कुछ लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट कीजिए और लोगों को उनका मालिकाना हक दीजिए।